हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि आपने थंबनेल में अब देख लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने काउंसलिंग का वेट किया होता है, उनका नीट एग्जाम होने के बाद सम स्टूडेंट्स वेट फॉर द काउंसलिंग सो दैट दे कैन गेट द कॉलेज। मेरिट है वो हाई चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दे डोंट एंड अप गेटिंग एनी कॉलेज। ठीक है, अब कॉलेज तो उनको नहीं मिल पाया बट दे स्टिल वांट टू परस्यू एमबीबीएस, तो उसके लिए उन्हें फिर से कोचिंग करनी पड़ेगी या फिर से नेक्स्ट अटेम्प्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाले स्टूडेंट जो कि हमारे ड्रॉपर्स की कैटेगरी में फिर जब आ जाते हैं तो उनके पास टाइम कम बचता है। लाइक जैसे अभी काउंसलिंग चल रही है, तो अभी तो सेकंड राउंड ही हुआ है ना। इस साल तो काउंसलिंग काफी लेट तक जाने वाली, लाइक नवंबर तक इस साल काउंसलिंग जाएगी। लेकिन पिछले साल काउंसलिंग सितंबर के एंड में खत्म हो चुकी थी विद द स्टे वैकेंसी राउंड ऑल्सो। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स फिर क्या करते हैं, वापस कोचिंग में आते हैं या फिर वापस से सेल्फ स्टडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उनके पास अब टाइम ड्यूरेशन, लाइक जिन्होंने पहले से स्टार्ट कर रखा है मई से, तो उनके पास तो टाइम काफी ज्यादा है। लेकिन ड्रॉपर जिन्होंने काउंसलिंग का वेट किया है पूरा, या फिर किसी भी कंसर्न की वजह से वो वापस से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो दे आर ओनली गोइंग टू हैव like 6 or 7 months for the NEET preparation. ठीक है, तो now today we are going to talk about those strategies and the method which you can opt so that you can cover your syllabus in 7 or 6 months. So let's get into the video for the droppers who are going to start from now, from 1st October, and they are only having 7 months to cover their NEET syllabus. So let's start with the strategies. अब देखिए आपके पास टोटल टाइम कितना है, यू आर हैविंग ओनली 7 months। ठीक है, 7 महीने आपके पास हैं, जिसको आप अगर डिवाइड करोगे तो आपका लास्ट का महीना अप्रैल का है, विच इज गोइंग टू बी डिवोटेड फॉर द मॉक टेस्ट। एंड सो द 6 months विच वी आर नाउ हैविंग, वी विल बी गिविंग इट टू आवर नीट प्रिपरेशन। अब इन एवरी कोचिंग या फिर अगर आप खुद से भी स्टडी करते हो तो द एस्टिमेटेड टाइम ड्यूरिंग विच द सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड बाय योर सेल्फ इज इधर द लास्ट ऑफ फरवरी और द मिड ऑफ मार्च। यहाँ तक की लिमिट आप सेट करके रखते हो सो दैट योर सिलेबस इज कंप्लीटेड एंड यू आर गिवन एंड यू आर लेफ्ट विद सम डेज फॉर अ क्विक रिवीजन, एंड उसके बाद यू विल बी इन्वॉल्व इन द मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो देखो बायोलॉजी के आपके चैप्टर्स हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ओके, दिस इज ऑल द सिलेबस। अब देखिए ड्रॉपर है तो ड्रॉपर के पास क्या वेज हैं, या तो वो किसी कोचिंग की तरफ जाएगा, ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, वो खुद से अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देगा। अब अगर वो कोचिंग में जाता है तो किसी भी कोचिंग में अराउंड दिस टाइम द ऑनगोइंग सिलेबस वुड बी, फिजिक्स में ग्रेविटेशन चल रही होगी, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, मतलब आपकी क्लास 11th ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ रही होगी। फिजिकल केमिस्ट्री तो डेफिनेटली, फिजिकल केमिस्ट्री का तो एंड हो जाएगा अक्टूबर तक। ओके, बॉटनी की मैं बताऊं तो बॉटनी में एनाटॉमी, जूलॉजी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मींस क्लास 11th इज आल्सो एट द एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, है ना। तो हम थोड़ा सा पीछे हैं बट स्टिल वी विल कैच अप। ठीक है, लेकिन अब देखिए हमारे साथ केस क्या है, दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है अभी तक, है ना। अभी हम जस्ट फ्रेश आए, हमने मूड बनाया है कि हम नीट का एग्जाम देने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सिट फॉर द प्रिपरेशन। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप कोचिंग जाते हो तो कोचिंग के लिए आप 3 से 4 घंटे तो आपको कोचिंग में देने ही है। ओके, उसके बाद आप अगर ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू ट्रेवल, तो ट्रेवलिंग का टाइम आपका 1 से 2 घंटे का लगेगा ही लगेगा, है ना। उसके बाद यू आर गोइंग टू टेक सम रेस्ट एज वेल, क्योंकि हम ह्यूमन है, मशीन तो है नहीं है, हमको भी रेस्ट चाहिए होता है। वी ऑल्सो नीड सम एडिक्वेट स्लीप एंड रेस्ट, एंड अगर आप if you are not even sleeping then some kind of mind refreshment is mandatory for everybody of us। ठीक है, उसके बाद खाना खाने का टाइम, ठीक है, डिनर, लंच वगैरह, इस समय आपके 2 से 3 घंटे और जाएंगे। ऑलराइट, स्लीप टाइम आपके पास कितना, स्लीप टाइम कितना रख सकते हो आप, क्योंकि देखो अब हमने 6 महीने का टाइम लेके स्टार्ट किया है, so we cannot stay at a peace of mind. There is always a bell of urgency that is tickling in our head कि हमें 6 महीने हैं हमारे पास, we have to complete the syllabus within those 6 months। तो सोने के बारे में तो you have to compromise, okay, 6 to 7 hours ही आप सो सकते हो, you cannot go beyond that if you want to complete the syllabus with a healthy mind and that too effectively। ठीक है, वैसे 6 से 7 घंटे भी ज्यादा बोल दिए मैंने, बट दिस इज ऑल विच इज सफिशिएंट फॉर यू। ओके, तो अब 24 - 6 कर लीजिए आप, तो 18 घंटे बचे आपके पास बाकी सारे कामों को लेके। उसके बाद 18 घंटों में से आपको सोना भी है, आपको स्लीपिंग भी एडजस्ट करनी है ना। तो स्लीपिंग भी एडजस्ट करनी है, तो 18 - 7 आवर्स तो सोएगा ही सोएगा इंसान, और अगर वो 6 आवर्स भी सो रहा है तो अभी उसका 1 घंटा बर्बाद हो ही जाना है कैसे ना कैसे। तो 11 आवर्स आपके पास बच रहे हैं जो कि आप सेल्फ स्टडी में डिवोट कर सकते हो। ठीक है, उसको भी आपको डिवाइड करना है तीनों सब अपने चारों सब्जेक्ट्स में।
ठीक है, ये तो हो गया कि अगर कोई इफ अ ड्रॉपर इज एनरोलिंग टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ कोचिंग। लेकिन अगर ड्रॉपर इज डिवोटेड टुवर्ड्स सेल्फ स्टडी, ठीक है, उनको सेल्फ स्टडी करनी है, तब भी आप 11 से 12 घंटे ही दे पाओगे। इससे ज्यादा अगर आप दे पा रहे हैं देन इट्स वेरी गुड। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट देन these 11 to 12 hours should be very very effective for you, alright, क्योंकि टाइम का मैं आपको बता रही हूँ अर्जेंसी है। वी आर ओनली हैविंग द 6 months फॉर प्रिपरेशन, तो इसलिए हम टाइम वेस्ट करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच सकते। Ghost yourself for the entire 6 months. Stop partying, stop going to family functions, stop using the phone, keep yourself away from all the sorts of distraction and believe in yourself. तो अब चलते हैं बायोलॉजी की तरफ, है ना। बायोलॉजी की तरफ अगर आप जाओगे तो बायोलॉजी में क्या करना है। अभी आप ड्रॉपर हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सुंदर सुंदर बैठ के नोट्स बनाते रहो अपने, है ना। तो नोट्स बनाने का टाइम तो हमारे पास अब है नहीं। तो ऑल यू हैव इज योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। डू द रीडिंग वेरी इफेक्टिवली थ्रू योर एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग करनी ही करनी है ना, बिना रीडिंग के कुछ नहीं हो पाएगा। रीडिंग करने के साथ साथ यू आर गोइंग टू हाईलाइट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आर ईदर मेंशन्ड इन योर कोचिंग और you are getting it from any kind of self study material like YouTube or somewhere else. If you are getting that then you are going to add that into the book itself, ठीक है। नोट्स बनाने नहीं बैठ जाना है, just point out those things and add it there only। उसके बाद आप अपने PYQs लगाइए। PYQs लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बायोलॉजी में इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, ठीक है, और दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ नहीं भागना है। स्टिक विद योर एनसीईआरटी, ऑब्जर्व द एनसीईआरटी केयरफुली। आप जितना टाइम अपना एक्स्ट्रा चीजों में लगाओगे उतना टाइम आपको एनसीईआरटी को एक्सप्लोर करने में लगाना है। एनसीईआरटी में से जो भी आपको हिडन इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, जहां जहां से आपको लग रहा है कि ओके दिस कैन बी अ क्वेश्चन, दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन, दैट यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में आप देखिए एक टेबुलर डाटा होगा। टेबुलर डाटा के अलावा देयर आर डायग्राम्स गिवन। डायग्राम्स के नीचे भी काफी सारे डिस्क्रिप्शन दिया होता है फ्रॉम विच द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड, okay, and we usually ignore those things, but now you don't have to ignore those things, you will have to pinpoint even those little things as well, ठीक है। ये है एनसीईआरटी रीडिंग का मतलब, okay, you are going to pinpoint every minute detail from the book and then you are going to frame the questions yourself which can be asked, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, बायोलॉजी कंप्लीट करने के लिए आपको 6 months ही है ना, जिसको मैं आपको डिवाइड करके बताऊं ना, तो आप अगर बायोलॉजी को जल्दी, बायोलॉजी देखो ऐसा सब्जेक्ट नहीं विच इज गोइंग टू कंज्यूम टाइम, ठीक है, इट कैन बी कंप्लीटेड अर्ली एज वेल। तो आप बायोलॉजी को ना जनवरी तक भी कंप्लीट कर सकते हो अगर आप सीरियसली रीडिंग कर रहे हैं एंड पीवाईक्यूज डेली लगा रहे हैं तो, ठीक है, तब आप जनवरी तक बायोलॉजी को भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ऑल्टरनेटली यू कैन डिवोट 3 hours एवरी डे टू बॉटनी और जूलॉजी, लाइक एक दिन आपने 3 घंटे बॉटनी को दिए, दूसरे दिन आपने 3 घंटा जूलॉजी को दिया। दिस प्रोसेस यू आर गोइंग टू रिपीट। संडे सैटरडे का ब्रेक भूल जाइए, जस्ट बी इन अ अर्जेंट मूड, ओके, बट रिलैक्स मेंटली दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट ऑल, ओके। तो बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्शंस को तो आप हटा ही दीजिए, इसलिए 3 घंटे आपको देने ही देने हैं। अब देखो किसी किसी की कैपेसिटी अलग होती है ना, सबकी कैपेसिटीज अलग होती हैं। काफी बच्चे क्या करते हैं कि 3 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट, कैसे, विद द रीडिंग एज वेल एज विद द पीवाईक्यूज, उनका 3 घंटे में एक चैप्टर पूरा रेडी हो जाता है। तो ये आप कर सकते हो इफ यू कैन, अदरवाइज डोंट वरी, 3 hours एवरी डे यू कैन डिवोट टू बॉटनी और जूलॉजी। और इसीलिए मैंने जो पर मंथ टारगेट आपको इसमें जो मैंने एस्टिमेट किया है दैट वुड बी 4 chapters फॉर ईच विद कंटिन्यूअस रिवीजन एंड पीवाईक्यूज। 4 चैप्टर आपके बायोलॉजी के और 4 चैप्टर आपके जूलॉजी के 1 महीने में कंप्लीट हो जाने चाहिए अलॉन्ग विद द रिवीजन एज वेल एज पीवाईक्यूज। इतना काम हो सकता है, इट इज नॉट सो मच ऑफ इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि ये हो नहीं पाएगा, इट कैन बी कंप्लीटेड। अगर आप ये वाला काम फॉलो करेंगे देन द बायोलॉजी विल बी कंप्लीटेड बाय जनवरी। You will be free with one subject, which is itself a kind of relaxation that you will feel. अब मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ so that easily मैं उसको ब्रीफ कर पाऊँ। और देखो 11th क्लास में लिविंग वर्ल्ड MI चैप्टर है, ठीक है, उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हट चुका है, ठीक है। इसको तो 1 घंटे में भी निपटाया जा सकता है अगर आप ढंग से रीडिंग लगा रहे हो तो, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड निपटा लोगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टाइम जाएगा, 3 घंटे से ज्यादा भी लग सकता है, और अगर 3 घंटे से ज्यादा लग रहा है तो यू कैन पोस्टपोन इट, क्योंकि इतना तो आप लर्न भी नहीं कर पाओगे, है ना। 1 घंटे एक साथ इतना सारा इन्फॉर्मेशन यू कैन नॉट स्टोर इट एंड क्राम इट अप वेल, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टाइम जाएगा, प्लांट किंगडम में भी टाइम जाएगा,
उसके बाद मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी में एग्जांपल बहुत सारे हैं, मॉर्फोलॉजी के लिए ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं, कई लोग तो ट्रिक्स बनाते बनाते ट्रिक्स ही भूल जाते हैं कि वो ट्रिक किसकी थी, ठीक है, तो वो आपको बैलेंस करना है, तो मॉर्फोलॉजी में भी टाइम तो लगेगा। एनाटॉमी में अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा हैं, तो एनाटॉमी में भी टाइम लग सकता है, इसीलिए मैंने बताया आपको 4 का टारगेट हम लेके चलेंगे, है ना, विच इज इजी, आप डेप्थ में अच्छे से पढ़ पाओगे उन चीजों को, ठीक है, विद द रिवीजन चैप्टर पर मंथ। उसके बाद सेल तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, तो सेल में तो इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, इट इज नॉट सो मच डिफिकल्ट, कर एक बार रीडिंग दे दो, अच्छे से पढ़ लो, हो गया। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में भी कुछ नहीं है, बस मियोसिस 1 के मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 जो है उसकी फेजेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसके बाद उसके अलावा इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता कुछ है, और जहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी प्रोफेज 1 से ही आता है ना, प्रोफेज 1 ही ऐसा मेन कोर है चैप्टर का जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो बेटर फोकस ऑन दैट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर, ओके। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में टाइम लगेगा, रेस्पिरेशन में भी टाइम लगेगा, रेस्पिरेशन में क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेटिव आते हैं, एटीपी एंड एडीपीएस कैलकुलेट करने होते हैं, फोटोसिंथेसिस में से भी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से हार्मोन्स के रोल याद करने, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग, मेरे को तो बहुत कंफ्यूजिंग थे, तो उसमें भी डेफिनेटली आपको ट्रिक्स बनाने पड़ेंगे, या फिर आपको टाइम प्लांट ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन में लग जाएगा। देन ये हो गई हमारी 11th की बायोलॉजी, ठीक है। 11th की बॉटनी करने के बाद मैं आपको 12th की बॉटनी बता देती हूँ। 12th की बॉटनी में दिखाऊं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, विच इज अ काइंड ऑफ इजी चैप्टर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ लर्निंग वाला पार्ट है। इसमें से कि मैं बता दूं तो एग्जांपल्स ही हैं इसमें भी मेनली, जो आपको याद ज्यादा अच्छे से करने हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टाइम लगे, ठीक है, तो फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन लर्निंग द एग्जांपल्स वेरी वेल। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इन दोनों में बहुत टाइम लगने वाला है, यू कैन इवन टेक लाइक अ वीक फॉर दीज चैप्टर्स, है ना, पर वीक भी अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा इसमें। तो उसमें से भी देखो मैं बताऊं उसमें आपको क्या करना है, इसमें से जो मेन चीज है दैट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन से, कैलकुलेटिव वाले, है ना, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पे इस पे फोकस करना है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर्स ये तो एम ही उड़ जाएगा, ठीक है, इसमें तो एग्जाम्पल में भी डर नहीं लगता, ठीक है, वो भी यूं याद होते चले जाते हैं, हो गया, ये तो 1 घंटे में कर दोगे आप, नॉट सो बिग ऑफ अ डील, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में टाइम लगेगा बिकॉज इट इज हैविंग एग्जांपल्स, वो भी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इकोसिस्टम थोड़ा टाइम लगेगा। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में डाटा बहुत सारा है, डाटा याद करना बहुत जरूरी है उसका, क्योंकि क्वेश्चन डाटा से ही आता है, बाकी इसका कंसेप्ट रिलेटेड कुछ भी काम नहीं है, ठीक है, बट फिर भी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को आप टाइम दोगे ना तो इट विल बी कंप्लीटेड विद इन 2 आवर्स, है ना, उसमें भी पीवाईक्यूज जितने लगा सकते हो उतने लगाना, सो दैट द डाटा कैन बी फिट इनसाइड योर हेड, ठीक है। तो ये तो बॉटनी का हो गया। अब मैं 12th की जूलॉजी बता दूं आपको, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज कंसेप्चुअल, इट कैन टेक टाइम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इतना टाइम नहीं लग पाएगा, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील कि आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इवोल्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इट इज अ बिग चैप्टर ऑब्वियसली, बट इट इज नॉट हैविंग एज मच वेटेज एज इन द नीट एग्जाम, ठीक है। तो इवोल्यूशन में भी लाइक मैं बता दूं आपको, ह्यूमन इवोल्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट, ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, हार्डी-वेन प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, ज्यादा की उम्मीद नहीं है, बट ह्यूमन एवोल्यूशन से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा क्यों, क्योंकि और एक हाँ मैचिंग के फॉर्म में आएगा ह्यूमन एवोल्यूशन से, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइमलाइंस पूछेंगे आपसे विद द डिफरेंट एजेस ऑफ मैन दैट केम, ठीक है। और उसके अलावा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल्स, होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल, दे आर मोर इंपॉर्टेंट एंड दे विल कम इन द फॉर्म ऑफ मैचिंग। बायोटेक्नोलॉजी में क्वेश्चंस आएंगे तो किस टाइप के आएंगे, बायोटेक्नोलॉजी में एक तो पीबीआर 322 के डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अलावा एप्लीकेशंस में से भी हर एक एप्लीकेशन का में से एक ना एक क्वेश्चन, मतलब हर एक एप्लीकेशन में से तो नहीं, बट एक ना एक एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ना, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। बस दैट्स इट फॉर 12th क्लास जूलॉजी। लेट मी गो टू 11th क्लास जूलॉजी नाउ। 11th क्लास जूलॉजी में से एनिमल किंगडम इज इंपॉर्टेंट, आप स्किप नहीं कर सकते, यू हैव टू लर्न द एग्जांपल्स, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है एनिमल किंगडम का। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स का जो एंड का पार्ट है कोएंजाइम्स, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, और वो कंफ्यूजिंग भी है काफी ज्यादा, तो बायोमोलिक्यूल्स तो करना ही करना है। बाकी ऐसा एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है दैट इज मोर देन इनफ, उतना ही याद कीजिए, उससे ज्यादा आप मत भागिए, ठीक है।
उसको रीडिंग अच्छे से लगानी है, लेकिन बायोमॉलिक्यूल्स में डायग्राम्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रक्चर आपको सबके देखने हैं, ठीक है। किसी का भी स्ट्रक्चर वो दे के आपसे पूछ लेगा, और अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है देन 5 मार्क्स आपके गए, या फिर 4 मार्क्स गए आपके, ठीक है। गलत लगाओगे तो 5, छोड़ दोगे तो 4 मार्क्स, जबकि बहुत ही बोनस क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इतने डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स भी नहीं है, हिंट हिंट याद करके चले जाओगे तो भी हो जाएगा। तो बायोमॉलिक्यूल्स के डायग्राम्स। उसके बाद फिजियोलॉजी में डाइजेशन है नहीं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज एनसीईआरटी में बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, एंड कंसेप्चुअली भी आपको क्या क्या करना है इसमें। एक तो डिसऑर्डर्स देखना जितने भी होते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर्स के अलावा क्या है उसमें, एक कर्व है, ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, वो देखना है। और बस इतना ही पार्ट जो लगता है मुझे वो इम्पोर्टेंट है। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये आप देख लेना। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की जो होती है उसकी लेफ्ट और राइट शिफ्ट है इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा आप रीडिंग मार लो, मोर देन इनफ। हाँ, वन मोर थिंग, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। वो पॉइंट्स में पूछ लेगा कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्लाज्मा में कितने % ट्रांसपोर्ट होता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में से टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट पता होना चाहिए आपको, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स वगैरह का परसेंटेज अमाउंट पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी एंड इट इज इंपॉर्टेंट, वो पता होना चाहिए। और उसके बाद ऑब्वियसली कार्डियक साइकिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो पता होना ही होना चाहिए, है ना। एसएएन की एक्टिविटीज, ठीक है, ये सारे काम, मतलब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने बता दिया, बट स्टिल द एंटायर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, ठीक है, इसमें से भी अगर आप इंपॉर्टेंट पार्ट निकालोगे तो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ना। काउंटर करंट मैकेनिज्म के बाद लाइक डिफरेंशियली उसमें दिया हुआ है बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, है ना। कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे किस किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है और किस चीज का सिक्रीशन होता है ना। तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। लोकोमोशन मूवमेंट का तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, बोन्स वगैरह का काउंट है इसमें, याद करना पड़ेगा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी अब देखो अपने लेवल पे इतना ज्यादा नहीं है ना। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको सिर्फ याद करने पे फोकस करना है। कंसेप्चुअली आप देखोगे तो रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह जो भी था, सेंस ऑर्गन्स वगैरह जो भी था, वो सब चीजें हट चुकी हैं, है ना। तो अब जो भी पार्ट आपके पास बचा है ना, इट इज ऑल यू हैव टू क्रैम अप एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ याद करने वाला ही इसमें बचा है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इज अगेन अ कंफ्यूजिंग चैप्टर, जिसमें आपको हार्मोन्स के रोल से रिलेटेड कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा, तो मेहनत लगेगी इसको याद करने में, ठीक है। लेकिन फिर भी जो टारगेट आप 4 मंथ पर मंथ लेकर चलोगे ना, उसके हिसाब से हो जाएगा सब, तो डोंट वरी अबाउट द बायोलॉजी पार्ट, ठीक है। बायोलॉजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स केमिस्ट्री। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। सो केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, है ना, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सिर्फ PYQs लगाने हैं, अपनी खुद की फॉर्मूला शीट बना लेनी है रिवीजन के टाइम पर ही, ठीक है। जब आप अपना अभी पढ़ने बैठोगे तो फॉर्मूला शीट अपनी बना लेना, छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं उसके, ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं होते हैं, वो बना लेना। शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि देखो शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कुछ इसमें से भी निकल जाते हैं फॉर्मूलेज के अलावा, जो आपके नोट्स में होने चाहिए, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिजिकल में एनसीईआरटी की रीडिंग सॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड है भी या नहीं है, टाइम बचे तो कर लीजिएगा, अदरवाइज कहीं से नोट्स अगर आपको मिल रहे हैं या कहीं से यूट्यूब से पढ़ रहे हो या कोचिंग वाले नोट्स बना के दे रहे हैं, सफिशिएंट, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते, ओके। ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी की रिएक्शंस पढ़नी है, वो तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए, ठीक है। एरो के ऊपर क्या लिखा है, एरो के नीचे क्या लिखा है, कितना टेम्परेचर है, कौन सा रिएजेंट है, कौन सी स्टेट है, एक्वस है, सॉलिड है, लिक्विड है, सब पता होना चाहिए, है ना। तो ऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी रिएक्शंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि उसमें इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन है, और इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। तो इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, प्रैक्टिस के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद PYQs कर लेना टाइम बचे तो, अदरवाइज अगर आपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस कर रखे हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला ऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक को ना अभी मैं आपको टाइम बताऊंगी कितने टाइम में ऑर्गेनिक का निपटानी है। इनऑर्गेनिक की मैं बताऊं तो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा यहाँ से, और एनसीईआरटी के रीडिंग के अलावा जो भी एनसीईआरटी में
टेबुलर डाटा दिया है या जो भी अलग से रिएक्शन दी गई हैं वो सारी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। सारी मतलब सारी सारी रिएक्शंस पता होनी चाहिए, सारा टेबुलर डाटा आपके नोट्स के फॉर्म में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, जो भी डाटा कंपेरेबल दिख रहा है पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जहां पे भी जो भी डाटा इंपॉर्टेंट आपको लिख रहा है, लाइक आप एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो थ्रू द टेबुलर डाटा, तो वो डाटा आपके नोट्स में होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। तो केमिस्ट्री का मैं सिलेबस आपको दिखा दूं। 11th की में फोकस करें तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन आता है और वो भी नहीं आएगा अगर आपका लक अच्छा है तो। मोल कंसेप्ट करने बैठे तो फिर आप वो करते ही रह जाओगे। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि हमें सब तरीके से कंप्लीट करना है तो आप मोल इस चैप्टर में एक दिन दे दो, उससे ज्यादा मत दो, है ना। वो भी एक दिन कैसे दोगे, उस एक दिन में फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लो, ठीक है। फॉर्मूले रिवाइज करने के बाद अपने टीचर से इसको एक बार समराइज करवा लो, टाइम ले लो, टीचर से समराइज करवा लो इसको अच्छे से, जिससे कि आप क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सको, बस। उसके बाद इसको बंद करके रख दो, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। बाद में रिवाइज कर लेना फॉर्मूले एक बार, इससे ज्यादा इसमें से कुछ नहीं आता। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बच्चों वाला चैप्टर है, हम कर चुके हैं, ठीक है, हो जाएगा ये। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी में टेबुलर डाटा है, टेबुलर डाटा निकाल के जितना बना सकते हो उतना बना लो। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से कंसेप्चुअल चीजें बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और इसके लिए भी आपको ना एनसीईआरटी रीडिंग लगानी पड़ेगी, बिकॉज मैंने क्वेश्चंस देखे यहाँ से। ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, बट स्टिल यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की आप एनसीईआरटी रीडिंग लगा लीजिए। अब देखिए, थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा, इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा, टाइम देना पड़ेगा, 1-2 दिन का टाइम आप इसमें भी दो। फिजिकल केमिस्ट्री में तो इक्विलिब्रियम इज इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस की वैरायटी है, बहुत वैरायटी है, ज्यादा वैरायटियों में घुसना नहीं है। हो सके तो एनसीईआरटी के बिहाइंड द चैप्टर वो कर लीजिए। रिडॉक्स रिएक्शन इज इजी, नथिंग सो बिग ऑफ इट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो नहीं आ रहा, क्रॉस कर देंगे इसको। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहा है, पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें, इसमें तो याद करने वाला पार्ट है सब, ठीक है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इसी के अंदर आ जाएगी। हाइड्रोकार्बन्स में अगेन ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, तो आपको एनसीईआरटी से रेफर करना है अपने रिएक्शन सारे, ठीक है। अब मैं चलती हूँ जल्दी से फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री पे आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे फोकस करना है, पीवाईक्यूज कर लीजिएगा। 1.5 मंथ में आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, अलॉन्ग विद द पीवाईक्यूज। एंड यहाँ पे ना फॉर्मूले सारे फिट हो जाने चाहिए बिल्कुल अच्छे से, हर चीज के, है ना। उठा के पूछे ना कोई नींद में तो भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो 1.5 मंथ दिस विल बी कम्प्लीटेड, और इसको कंप्लीट करने का टारगेट मिड नवंबर तक। अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, अक्टूबर कर लीजिए पूरा, नवंबर के मिड तक ये कंप्लीट होना चाहिए। तो 3 से 4 घंटे आप इसको हर घंटे मतलब दे दो, इनफ है, ठीक है। 4 नहीं दे पाए तो 3 दे दो, मोर देन इनफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 3 महीने लगेंगे, सो दैट यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट and prepared enough to carry out the interconversion reactions and recall all the reaction mechanisms, ठीक है। 3 महीने चाहिए, अच्छे से डिवोशन चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको, है ना। अपने टीचर से जितने डाउट आ रहे हैं सब पूछ डालो, डोंट बी शाय, डोंट थिंक दैट आई एम लेट, आई हैव स्टार्टेड लेट, हाउ विल आई कैच अप टू द अदर्स, नो, आस्क टू योर टीचर्स, डोंट केयर अबाउट व्हाट एनीबॉडी थिंक्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन दैट यू शुड हैव राइट नाउ, ऑलराइट। तो 3 मंथ्स आपको चाहिए इसके लिए। उसके बाद इसको कंप्लीट करने का टारगेट या तो फेब की स्टार्टिंग में कंप्लीट कर दीजिए इसको, अदरवाइज इन द मिड फेब, इतना टाइम आप ऑर्गेनिक में दीजिए। पर वन टारगेट 2 to 3 चैप्टर्स विद कंटिन्यूअस रिवीजन एंड पीवाईक्यूज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना मिड फेब तक कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद छोड़ना नहीं है, उसके बाद आपका रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। टाइम जब भी टाइम मिल रहा है, क्योंकि सिलेबस का लोड कम हो जाएगा उसके बाद तक। बायोलॉजी आपकी जनवरी में निपटाई थी मैंने, ठीक है। जब तक आप यहाँ फेब तक आओगे जब तक फिजिक्स के चैप्टर्स इजी हो जाएंगे, है ना। वो एंड के टुच्चे मुच्चे चैप्टर्स होते हैं वही बच जाते हैं, वो हम कर लेंगे, तो आपके पास टाइम बचेगा। अब जो टाइम बच रहा है वो टाइम आपको रिवीजन में देना है। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर फेब तक खत्म हो जा रही है तो फेब तक खत्म होने के बाद भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते रहना है, एनसीईआरटी के रिवीजन रिएक्शंस को रिवाइज करना है। कोई भी इंटर कन्वर्जन के 10 क्वेश्चन आप पर डे सॉल्व कर लीजिए, है ना, सब मिल जाते हैं, पीवाईक्यूज कर लीजिए, है ना। उसके बाद चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1.5 मंथ सफिशिएंट, क्योंकि आपको चीजें बहुत सारी अपने अंदर यू हैव टू dwell in a lot of things inside you so that you are fully prepared and confident enough to answer it in one attempt, ठीक है। तो for 1.5 month is required for this।
उसके बाद टाइम आप कितना दोगे, 3 से 4 घंटा आप पी ब्लॉक और डीएनए ब्लॉक को तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें देखिए मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी की जो टेबुलर डाटा है वो सारा पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी डाटा है वो सारा कंपेयर होना चाहिए सब तरीके से। तो 3 से 4 घंटे पी ब्लॉक एंड डीएनए ब्लॉक में जाएंगे। बाकी चैप्टर्स में आप कम टाइम दे सकते हो, वो कम टाइम में कंप्लीट हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी देखोगे ना तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो ट्रिकी पार्ट क्या आता है, ट्रिकी पार्ट इज आईयूपीएसी नेमिंग। बात आइसोमेरिज्म में भी जाओगे तो आइसोमेरिज्म में डोंट वरी, सिस, ट्रांस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये वो नहीं घुसना है इसमें इतना। क्यों नहीं घुसना है? क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता क्वेश्चन। जो भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में है, जितना भी आपको एनसीईआरटी में बताया गया है दैट इज इनफ, उससे ज्यादा वो नहीं पूछता कुछ भी, ठीक है। तो सिर्फ एनसीईआरटी को स्टिक रखिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल बी इजियर फॉर यू। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करने का टारगेट मेरा कितना है, मिड मार्च या फिर मार्च के एंड तक भी कंप्लीट हो जा रहा है, देन ऑल्सो ओके। टेस्ट सीरीज ऑल्सो मार्च के एंड में स्टार्ट हो जाती है, बट इट्स ओके अगर मार्च एंड तक भी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो पा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो तो याद करने वाले सब्जेक्ट है ना। तो वो जितने एग्जाम के पास याद करोगे उसको उतना आपके दिमाग में अच्छे से घुसा रहेगा और आपको याद भी रहेगा, है ना। तो ऑर्गेनिक तो मैंने केमिस्ट्री टोटल कंप्लीट कर दिया, मार्च के एंड तक हो जाए तो भी, तो मार्च के एंड तक हो रही है देन इट इज फाइन, नो नीड टू वरी। लेकिन मार्च के एंड तक हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि मार्च का एंड हो गया और हुआ ही नहीं है कुछ, है ना, वो होना चाहिए। तो ये हो गई केमिस्ट्री की बात, है ना। तो वी हैव कंप्लीटेड केमिस्ट्री बाय मार्च एंड। तो अब हम फिजिक्स पे जा सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग फिजिक्स की में रिक्वायर्ड तो नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की रीडिंग की तरफ आप मत भागिए। फिजिक्स में आपके जो मेन काम है वो क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग एंड कंसेप्ट बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजिंग एवरीथिंग। तो ये काम आपका फिजिक्स का होता है। फिजिक्स में आपका टाइम डिवोशन 4 to 5 आवर्स डेली। ये मैंने आपको 11 आवर्स का ब्रेक डाउन बताया है, ठीक है। हर तरीके से ये काम आपका 11 से 12 आवर्स के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। तो फिजिक्स में आपका टाइम डिवोशन 4 to 5 आवर्स डेली होना चाहिए, जिसमें से कि आपका थोड़ा सा टाइम आधा बांट लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में जाना चाहिए, बाकी का काम आपका कंसेप्ट बिल्डिंग पे या फिर उन चीजों को रिवाइज करने में जाना चाहिए। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे ध्यान ज्यादा देंगे देन इट विल बी मच बेटर। अब देखो पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट तो बिल्कुल ऐसे आना चाहिए, एकदम टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है ना। हाफ आवर में निपटाओ, खत्म करो एक ही दिन में और उसके बाद भूल जाओ। उसके बाद इसको तब उठाना, देखो इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के आते हैं, ठीक है। स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स के अलावा इसमें कुछ मेजरमेंट दिए हुए हैं, लाइक लाइट ईयर, व्हाट इज 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू यू नो हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ये सब दिए हुए हैं, है ना। तो ये इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन रिलेटेड आ सकते हैं। तो ये वाली चीजें आपको इस चैप्टर में से तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज और दोस यूनिट्स, ठीक है। लाइट ईयर वगैरह ये सब पता होना चाहिए। पार्सेक, लाइट ईयर, एंगस्ट्रॉम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब पता होना चाहिए। 1.5 आवर में ये कंप्लीट हो गया और एक ही दिन में कंप्लीट हो गया। उसके बाद रख के इसे भूल जाइए। जब आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो तो रिवाइज इट वंस अगेन, और हो सके तो अपने नोट्स में आप ना जब आप बनाओ तो एक आध क्वेश्चन वर्नियर और स्क्रू गॉज के ऐड कर लेना, जिससे कि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको उन क्वेश्चन पर नजर चली जाए एंड अगेन दोस कंसेप्ट्स कैन बी रिकॉल्ड। मैं आपको अब इसका सिलेबस दिखाती हूँ। देखो 11th-12th में जो मेन चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपका फोकस 100% होना चाहिए और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। इसमें से कंसेप्चुअल चीजें बहुत ही कम आती हैं, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है, जिसमें से कि मोस्ट फॉर्मूले याद है आपको, कंसेप्ट थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो ये हो जाएगा, है ना। लॉज ऑफ मोशन में बहुत काम करने की जरूरत पड़ती है, वर्क एनर्जी एंड पावर में बहुत काम करना पड़ता है, रोटेशन में भी काफी काम करना पड़ता है। इन तीनों चैप्टर्स के बिना तो फिजिक्स इज लाइक इनकम्प्लीट। तो ये तीनों चीजें तो आपको पता ही है, ठीक है। इन तीनों चैप्टर में से तो आपको टाइम देना ही देना है ना। इसमें आप नहीं बच सकते, आपको टाइम देना ही पड़ेगा 4 से 5 घंटे। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये 3 चैप्टर आप सिर्फ 1 महीने में कंप्लीट कर पा रहे हो, तो अगर ऐसा हो रहा है ना तो आप 1 महीने में ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लो अपनी तरफ से, है ना। कोचिंग में थोड़ा स्लो चलेगा, आई नो, अगर चल रहा होगा अभी लेट, अगर चल रहा होगा किसी बैच का तो वो थोड़ा लेट होंगे, लेकिन क्योंकि आप लेट आ रहे हो और आपने किसी कोचिंग में एनरोल किया है तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स वुड हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्लास 11th। तो आपके पास सेकंड बुक के में आप आओगे, है ना। तो वो सेकंड बुक के चैप्टर्स इतने डिफिकल्ट नहीं है, वो जल्दी हो जाएंगे। तो अगर आप
कर पा रहे हो ना, तो ये 3 चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन, ये 3 चैप्टर 1 महीने में कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके। टीचर्स से जितने भी डाउट्स आ रहे हैं सब पूछिए, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन पूछिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड बुक में अगर बताऊं तो फ्लूइड्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ये 4 चैप्टर मुझे सेकंड बुक से इंपॉर्टेंट लगते हैं। जिसमें देखिए ऑसिलेशन और वेव्स तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं के कंसेप्ट आप 12th में यूज करने वाले हो, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अंदर, सॉरी वेव ऑप्टिक्स के अंदर, नॉट इन रे ऑप्टिक्स। तो ये तो हो गए 11th के मेजर चैप्टर्स। अब मैंने आपको ब्रेक करके बता दी कि आपको मेन फोकस कहाँ पे देना है ना। बाकी चैप्टर्स तो ग्रेविटेशन इज वेरी इजी, कुछ नहीं है उसमें, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। 12th का मैं बता दूं आपको, तो 12th में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, अगेन फॉर्मूला बेस्ड एंड थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो तो आपके नोट्स आपके टीचर्स आपको शेयर कर ही देंगे, ठीक है। वहां से या कहीं यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं ना तो भी वहां से आपको इसके मिल जाएंगे सब कुछ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंपॉर्टेंट चीजेस वो हैं जो कि दे आर कंसर्न विद द रेजिस्टेंट नेटवर्क। रेजिस्टेंट नेटवर्क से जितने भी कंसर्न क्वेश्चन हैं वो आपको आने चाहिए। अभी तक तो नीट में इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट्स डायग्राम नहीं आए हैं, लेकिन आ भी सकते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क से रेजिस्टेंट नेटवर्क से रिलेटेड, सर्किट डायग्राम से रिलेटेड चीजें आपको आनी चाहिए। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो इसमें जो भी रूल्स होते हैं ना, ये राइट एंड थंब रूल, पाम रूल, लूप रूल, ये सब आपको अच्छे से आने चाहिए ना, इनके बिना ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट में से फेजर डायग्राम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो पता होने चाहिए। उसके बाद मैं चलूँ रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से, तो यहाँ से जो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है वो आती है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड अ मिरर, ठीक है। उसके बाद इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, ठीक है। ये इस चैप्टर के कोर चीजें हैं विच शुड बी नोन। बाकी एंड में टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, उसकी रीडिंग एनसीईआरटी से लगा लीजिएगा एक बार, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं वहां से। वेव ऑप्टिक्स में जाओगे तो वेव ऑप्टिक्स तो पूरी चैप्टर खतरनाक है, वाईडीएसी एंड डिफ्रैक्शन, तो ये तो आप स्किप ही नहीं कर सकते, उसको तो एक एक चीज पता होना चाहिए आपको, है ना। पोलराइजेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, तो पोलराइजेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, लाइक अगर फॉर्मूला बेस्ड चीजें अगर आती हैं तो इट इज ओके, हो सकता है बहुत इजीली। तो वेव ऑप्टिक्स भी हो गया। उसके बाद सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक में से स्टार्टिंग में बहुत इजी चीजें आप आसानी से कर लोगे। एंड में जो ट्रिकी पार्ट आता है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स विद द डायग्राम्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉजिक गेट्स का कन्वर्जन करते हैं, नॉट को और में कर दिया, और को नॉट में कर दिया, नॉर वगैरह ये सब बनाते हैं ना, तो ये सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। ये था फिजिक्स का समराइजेशन। फिजिक्स का कंप्लीट आप मैं कब तक कर सकती हूँ, मार्च के एंड तक ही फिजिक्स आपकी हो पाएगी। यू विल बी फुली कॉन्फिडेंट ओनली एट द एंड ऑफ मार्च। हो सकता है कि मार्च के एंड में आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो, लेकिन टेस्ट सीरीज स्टार्ट के साथ साथ आपका अपना सिलेबस भी पीछे लैग कर रहा हो तो आप वो भी करें, लेकिन हाँ मार्च के एंड तक फिजिक्स हो जानी चाहिए, ठीक है। और मार्च के एंड तक ही आपको कॉन्फिडेंस आ पाएगा फिजिक्स के लिए। तो 11th क्लास में आपको बताऊं कब तक कंप्लीट कर सकते हो। 11th क्लास आप कंप्लीट कर सकते हो दिसंबर तक या फिर मिड जनवरी तक। इससे ज्यादा आप 11th में लेट मत करिएगा, क्योंकि 12th के चैप्टर्स में भी काफी टाइम मांगते हैं वो चैप्टर्स, है ना। 11th क्लास में आप जो क्लास 11 कंप्लीट कर सकते हो, यू कैन कंप्लीट इट बाय दिसंबर और बाय मिड जनवरी। यहाँ तक आप 11th कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद 12th आप कंप्लीट करेंगे बाय द एंड ऑफ मार्च, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी। देन हैप्पी न्यू 2025, ओके। So I hope I could be of any help to my friends and my juniors. तो अगर जो भी अब स्टार्ट करने वाले हैं, all the best to everybody, ठीक है। And I hope you do well in your life and be confident in yourself. Don't be ashamed of when you start, whether you start late, whether you start early. Be proud of that you started it, okay. You didn't waste any more time. You finally put your mind together and you started it at some point of time. So that's all for today. All the best.